नमस्ते बच्चों। कक्षा 6वीं के सामान्य विज्ञान विषय के क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 11 कार्य और ऊर्जा इस पाठ का अध्ययन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। कार्य किसे कहते हैं? बच्चों, आप एक आकृति देखिए। इस आकृति में भिन्न भिन्न क्रियाएं दिखाई दे रही है। एक लड़का है, टायर चला रहा है। एक लड़की है, बस्ते को उठा रही है और कीले पर प्रहार किया जा रहा है हथौड़े से। एक लड़की पेटी को खींच रही है और एक व्यक्ति लकड़ी के कुंदे को उठा के चल रहा है। और यहाँ पर एक लड़का है, व्यक्ति है, धनुष से तीर को छोड़ रहा है और अंगुली द्वारा बल लगाया जा रहा है। तो इन सब क्रियाओं में हम क्या देख रहे हैं कि बल लगाया गया है और बल लगाने के बाद पिंड ने अपना मूल स्थान को छोड़ दिया है। तो हमने क्या देखा है कि कुछ पिंड अपने मूल स्थान से बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, अर्थात उनका विस्थापन हो रहा है। तो बच्चों, कार्य किसे कहते हैं? कार्य की परिभाषा क्या है कि जब बल लगाने पर किसी पिंड का विस्थापन हो तब हम कहते हैं कि कार्य हुआ। इन सभी क्रियाओं में आप देख रहे हैं कि पिंड पर बल लगाया जा रहा है और बल लगाने पर वह पिंड विस्थापित होता है, तब हम कहते हैं कि कार्य हुआ। बच्चों, अगले स्लाइड में देखिए, कार्य किसे कहते हैं? कार्य की परिभाषा क्या है? समान दूरी तक विस्थापन होने पर भी जिस कार्य में अधिक बल लगता है वह कार्य अधिक होता है। समान बल द्वारा अधिक विस्थापन होने पर कार्य भी अधिक होता है। अब आकृति में देखिए, आप लड़की है, पेटी को खींचने के लिए बल लगा रही है और जितना वो बल लगा रही है उतना ही वो पेटी विस्थापित हो रहा है। मतलब कि कार्य होने के लिए पिंड पर बल लगाया जाता है और जितना हम बल लगाएंगे अधिक विस्थापन होने पर कार्य भी अधिक होता है। बच्चों, अगली स्लाइड में देखिए कि घिरनी का उपयोग द्वारा हम कार्य को कैसे समझते हैं। समान बल का उपयोग करने पर यदि विस्थापन अधिक हो तो कार्य अधिक होता है और कार्य का मापन करने के लिए प्रयुक्त बल और उससे होने वाले विस्थापन दोनों पर विचार करना पड़ता है। आइए एक प्रयोग के माध्यम से हम देखते हैं। आप देख रहे हैं बच्चों, घिरनी है, हमने घिरनी लिया है, उसे एक ऊंचे स्थान पर धागे से मजबूती से बांधा है। उस घिरनी की खांच में एक धागा डाला है, उसका एक सिरा अपने हाथ से हमने पकड़कर दूसरे सिरे पर 2 किलोग्राम वाला एक बाट हमने बांध दिया है। प्रारंभ में उस बाट को घिरनी की सहायता से 1 मीटर तक ऊपर उठाओ। उसके बाद उसी बाट को घिरनी की सहायता से 4 मीटर तक उठाओ। तो हमने क्या देखा कि समान बल का उपयोग करने पर यदि विस्थापन अधिक हो तो कार्य अधिक होता है और कार्य का मापन करने के लिए बल और उसमें होने वाले विस्थापन, इन दोनों चीज़ों पर हमें विचार करना पड़ता है। आइए देखते हैं कार्य ऊर्जा में क्या संबंध है। तो बच्चों, कार्य की परिभाषा हमने देखा। अब हमने देखा था कार्य किसे कहते हैं कि जब बल लगाने पर किसी पिंड का विस्थापन होता है तब हम कहते हैं कार्य हुआ। और जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको हम ऊर्जा कहते हैं। अब ऊर्जा और कार्य, ये दोनों की इकाई जूल है। जूल इकाई में इसको हम मापते हैं। आइए एक आकृति के माध्यम से देखते हैं। देखिए, ये बच्चा गाड़ी को ढकेल रहा है। जितना अधिक बल लगा रहा है उतना ही गाड़ी आगे जाएगी। और जो बच्चे की क्षमता है, जो बच्चों में क्षमता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कि गाड़ी पर लगाए गए बल द्वारा ही
उसका विस्थापन होने से कार्य हुआ। इसका अर्थ क्या है कि बल के माध्यम से ऊर्जा का कार्य में रूपांतरण हुआ। मतलब ये ऊर्जा किस रूप में आई? बल के रूप में आई, और बल के माध्यम से ही ऊर्जा का कार्य में रूपांतरण हुआ। तो अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों, कि कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मापन हम जूल नामक इकाई में करते हैं। आगे देखिए बच्चों, हमें ऊर्जा के विभिन्न रूपों का अध्ययन करना है। तो मूल जो विभिन्न रूप है, सर्वप्रथम रूप है यांत्रिक ऊर्जा, दूसरा प्रकार है ऊष्मीय ऊर्जा या इसे हम तापीय ऊर्जा भी कहते हैं, तीसरा है प्रकाश ऊर्जा, चौथा है ध्वनिक ऊर्जा और पांचवा है रासायनिक ऊर्जा। हम ऊर्जा के विभिन्न रूपों का विधिवत अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम यांत्रिक ऊर्जा का हम अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं यांत्रिक ऊर्जा क्या है। यांत्रिक ऊर्जा की परिभाषा क्या होता है? यांत्रिक कार्य करने में उपयोगी ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यंत्र के माध्यम से यांत्रिक कार्य करने में जो ऊर्जा हम उपयोग में लाते हैं उसको यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। इसको मुख्यतः दो प्रकार है, एक स्थितिज ऊर्जा और दूसरा है गतिज ऊर्जा। सर्वप्रथम हम स्थितिज ऊर्जा का अध्ययन करेंगे। आइए आकृति के माध्यम से हम देखते हैं। स्थितिज ऊर्जा, इसकी परिभाषा क्या है, इसका भी अध्ययन करेंगे। किसी स्थिर पिंड के घटकों की विशिष्ट स्थिति के कारण उसमें समाविष्ट ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यह ऊर्जा उस पिंड में संचित रहती है। आइए आकृति में देखिए, एक व्यक्ति है रबड़ को तान रहा है, तानने से उसमें ऊर्जा क्या हो रही है? संचित हो रही है, और तान के जब छोड़ दोगे तो अपने मूल अवस्था में आ जाती है। लड़का है, गुलेल लिया है, गुलेल खींच के चला रहा है, जैसे ही वो खींच रहा है वैसे ही उसमें ऊर्जा संचित हो रही है, और इस प्रकार की संचित ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बच्चों, स्थितिज ऊर्जा क्या है इसका हमने अध्ययन किया। अब यांत्रिक ऊर्जा का अगला प्रकार गतिज ऊर्जा, उसका भी अध्ययन करेंगे। गतिज ऊर्जा क्या है, उसकी परिभाषा क्या है? सर्वप्रथम गति द्वारा किसी पिंड को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। आकृति में आप देखिए, दो समान आकार वाली गेंद है। एक गेंद को हमने मेज के मध्य भाग में रखा है और दूसरा गेंद मेज पर रखकर उसको हमने धक्का दिया है और वह मेज पर स्थिर रखे गेंद से टकरा जाए। टकराने के बाद क्या देखते हैं कि लाल वाली गेंद वो टक्कर खाने के बाद वो उसने अपना स्थान को परिवर्तित कर दिया, मतलब जिस जगह पे थी वहाँ से हटकर दूसरे स्थान पे हो गई, मतलब उसका विस्थापन हुआ। और ये विस्थापन का कैसे हुआ? गतिज ऊर्जा के कारण हुआ। गतिशील पिंड के द्वारा उसमें उसको ऊर्जा प्राप्त हुई, और ऐसी ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो बच्चों, यांत्रिक ऊर्जा के मुख्यतः दो प्रकार, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। अब अगला जो ऊष्मा ऊर्जा के रूप है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ऊष्मा के दूसरा रूप क्या है? ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मा द्वारा जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, चाहे वो ईंधनों के ज्वलन से हो, चाहे सौर ऊर्जा के माध्यम से जो ऊर्जा हमें मिलती है उसे हम ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के सभी सजीवों को सूर्य के द्वारा गर्मी मिलती है। ईंधनों के दहन से भी हमें गर्मी मिलती, गर्मी को ही हम ऊष्मा कहते हैं। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। ऊष्मा मापने की इकाई क्या है बच्चों? कैलोरी। जो ऊर्जा का जो रूप ऊष्मा है उसको हम कैलोरी में भी माप सकते हैं, और किलो कैलोरी इसमें भी मापा जाता है। आकृति के माध्यम से आप देखिए, यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है, ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त हो रही है। ईंधनों के दहन से, ईंधनों के ज्वलन से ऊर्जा प्राप्त हो रही है। और दूसरा जो ऊर्जा आप देख रहे हैं ये सौर ऊर्जा द्वारा, सूर्य के द्वारा सूर्य ऊर्जा को संचित किया जा रहा है।
ऐसे ऊर्जा को हम ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। आइए अगला प्रकार देखते हैं। प्रकाशिक ऊर्जा, प्रकाश के माध्यम से, प्रकाश से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसको हम प्रकाशिक ऊर्जा कहते हैं। प्रकाशिक ऊर्जा की परिभाषा देखिए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया वनस्पतियों में पाई जाती है। वनस्पतियाँ पानी की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा अपने पर्णहरिण से सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा द्वारा अपना भोजन तैयार करती है, अपना खाद्य तैयार करती है। इस प्रकार प्रक्रिया में प्रकाशिक ऊर्जा का रूपांतरण खाद्य रूपी ऊर्जा स्रोत में होता है। तो बच्चों, प्रकाश भी ऊर्जा का एक रूप है। अगला ऊर्जा का रूप है ध्वनि ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ध्वनि ऊर्जा किसे कहते हैं? हमारी ध्वनि से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको ध्वनिक ऊर्जा कहते हैं। ध्वनि भी ऊर्जा का एक रूप है। ध्वनि में संचित ऊर्जा को ध्वनिक ऊर्जा कहते हैं। अगला अंतिम रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा में जो ऊर्जा रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त होती है ऐसी ऊर्जा को हम रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। अब यहाँ पर आकृति के माध्यम से हम देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लकड़ी के जलने पर ऊष्मा और प्रकाश मिलता है, कभी कभी आवाज़ भी आती है। ऐसा क्यों होता है? लकड़ी में संचित ऊर्जा रासायनिक अभिक्रिया द्वारा भिन्न भिन्न रूपों में बाहर आती है। अगला आकृति देख रहे हैं, बैटरी है। लेड एसिड की बैटरी से होने वाली रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। तो बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको हम रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। तो बच्चों, इस क्लास में आज हम ऊर्जा के जो विभिन्न रूप हैं इसका अध्ययन किया। कार्य किसे कहते हैं, ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा के विभिन्न रूपों का अध्ययन किया। और अगले क्लास में ऊर्जा का रूपांतरण के बारे में इसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज का क्लास का समापन हम यही करेंगे और आप सभी को एक बार पुनः वीडियो को अपने मित्रों को, दोस्तों को शेयर करिए, कमेंट करिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से आपको और आगे भी वीडियो आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद बच्चों।